उत्तराखंड का जल जंगल जमीन, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। उनको जनता से नफरत है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। 1000 रुपये देकर आत्मनिर्भर बनाना हुआ या सरकार पर निर्भर बनाना हुआ। कर्नल कोठियाल भी पहले बीजेपी से टिकट चाह रहे थे लोकसभा चुनाव में, उसके बाद वहाँ उनके दाल निकली तो उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी ऐसी भूमिका में हो कि सत्ता की चाबी उसके पास हो, तो किसके साथ जाएगी, बीजेपी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के उन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को घंटाघर पर भेज दीजिए और वो घंटाघर से बोल दे नौजवान के सामने कि हमने तुमको रोजगार देने का काम किया। टमाटर पड़ेंगे अंकित भाई। नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। भाजपा और कांग्रेस की सियासी वॉर के बीच आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बनने की जुगत में है, लेकिन आगे कितना विकल्प बन पाती है और कितना प्रदर्शन कर पाती है, अच्छा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ धनोल्टी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमरेंद्र बिष्ट जी हैं। जानते हैं उनकी विधानसभा के और उनके मुद्दे और उनके सियासी सफर के बारे में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अंकित, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर पहले तो अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए, कैसा आपका सामाजिक और सियासी सफर रहा? अंकित, हमारा जीवन खुली किताब है। हम पिछले 1 दशक से समाज सेवा में समर्पित हैं, समाज के लिए काम करते हैं और पंचायतों के माध्यम से, टिहरी जिला पंचायत के माध्यम से नैनबाग जो एक टिहरी गढ़वाल का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लगातार जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ की विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। तो छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू हुआ है और उसके बाद पंचायतों में, पत्रकारिता में और होते होते आज धनोल्टी में आम आदमी पार्टी कहें या वहाँ के आम आदमी के प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे आदरणीय कर्नल कोठियाल साहब ने, मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने वहाँ की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है। यही अपना अब तक का शुरुआती दौर। तो सर क्या वजह है कि पत्रकारिता से लिखने पढ़ने वाले लोग अचानक से फिर राजनीति में आ जाते हैं? इसकी क्या वजह मानते हैं? मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों की ज़रूरत राजनीति में है और राजनीति में अच्छे लोग होंगे तभी राजनीति अच्छी होगी। और इसलिए मुझको लगा कि जब हम पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक कामों को आगे बढ़ा रहे थे, सामाजिक सरोकारों पर काम कर रहे थे, जब हम अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को पत्रकारिता के माध्यम से उठा रहे थे, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न सीधे सीधे राजनीति में और सीधे राजनीति में शामिल हो लिया जाए, और बल्कि राजनीति नहीं बल्कि जनप्रतिनिधित्व में शामिल हुआ जाए। और तब मैं 2014 में पंचायतों के जब चुनाव हो रहे थे तो पंचायत प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर काम करने के लिए गया। वहाँ की जनता ने अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया और मुझे जिला पंचायत का सदस्य बनाया। उसके बाद दोबारा जिला पंचायत के चुनाव हुए, वहाँ की जनता के बीच में फिर गया और धनोल्टी विधानसभा के अंदर पंचायतों के भीतर मैंने कीर्तिमान स्थापित किया। पहली बार धनोल्टी क्षेत्र ने कोई ऐसा प्रतिनिधि देखा जो पंचायत में दोबारा जीत करके आया हो जिला पंचायत में, और उनके आशीर्वाद से आज लगातार काम कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि अब थोड़ा सा मैं अपने काम का विस्तार करूँ, पूरी धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र को मेरी जो जन भावना जो नीतियां हैं, उन नीतियों का पूरी विधानसभा को फायदा मिला, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने जी धनोल्टी विधानसभा से जिला पंचायत रहे, तो कौन सी पार्टी से संबंध रहा था आपको? हाँ, देखिए, पंचायतों का जहाँ तक सवाल है, पंचायतों में पार्टी के सिंबल पर आप चुनकर नहीं आते। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पंचायतों के सिंबल पर आप चुनकर नहीं आते। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर काम कर रहा था और उसके बाद वहाँ से उन पार्टी के लिए भी काम किया और वहाँ पर तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए भी काम किया। आज भी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है उस क्षेत्र का है, वो मेरे साथ खड़ा है, वो हमारे काम को जानता है। और न केवल कांग्रेस बल्कि वो किसी भी पार्टी के हों, पार्टी के आधार पर मुझे नहीं देखते लोग, मुझे लोग अपने भाई के आधार पर देखते हैं, मुझे अपने बेटे के रूप में देखते हैं। तो उस आधार पर लोग मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में लोग देखते हैं, उस आधार पर मैं काम करता हूँ। तो उससे क्या वजह रही कि कांग्रेस में, क्योंकि एक जुड़ाव रहा आपका, फिर उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आ गए? देखिए, जब कुछ अच्छा हमको दिखता है तो हम उस तरफ जाते हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जब आना हुआ तो आम आदमी पार्टी जनहित के जिन मुद्दों पर दिल्ली में काम कर रही थी, आप
मोहल्ला क्लिनिक को देख लीजिए, आप अच्छे विद्यालयों के को बनाने का जो उनका काम है उसको देख लीजिए। मैं विकास की उन योजनाओं से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि जब मैं पिछली बार जिला पंचायत का सदस्य था तो उस समय मेरी भी ये चिंता थी कि कैसे बच्चों के स्कूल ठीक करूं, कैसे वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को ठीक करूं। मैंने काफी हद तक स्कूल ठीक किए उस क्षेत्र में। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो मेरी विचारधारा को सूट करती है, जो जिस मॉडल को मैं चाहता हूं उस मॉडल को सूट करती है। तो क्षेत्र की जनता के लिए वो मॉडल यहाँ लागू हो, तो उस मॉडल के लिए मैं उनके साथ गया। मैं इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित रहता हूं कि उत्तराखंड का जल, जंगल, जमीन, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो जब हम एक ऐसी विधानसभा में रहते हैं, एक ऐसे जिले में रहते हैं जहां लोग बिजली पैदा करते हैं, हमारा टिहरी जिला बिजली उत्पादन करने वाला जिला है, उसके बावजूद भी उस पर हमारा अधिकार नहीं है, उस पर उत्तर प्रदेश का अधिकार है। दिल्ली के लोगों को हमारे ही मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मुफ्त में देते हैं बिजली। तो जहां से बिजली पैदा हो रही मिलेगा तो फिर उत्तराखंड के लोगों का अधिकार दिलाना चाहिए। पानी पर उत्तराखंड के लोगों का अधिकार दिलाना चाहिए। उत्तराखंड के नौजवान का अधिकार है कि उसको रोजगार मिले, चाहे स्वरोजगार मिले। तो उसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के साथ मैं उनके साथ गया हूँ। सर, आप कह रहे हैं केजरीवाल मॉडल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी विरोधी पार्टियां भाई बीजेपी, कांग्रेस, उनका ये कहना है कि भाई आप तो पंगु बना रहे हैं मुफ्त बांट के हर चीज को। और निश्चित तौर पर उनको ये कहना ही है, क्योंकि उनको जनता से बहुत खुंदक है, उनको जनता से नफरत है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वो न जाने पिछले 21 सालों में उत्तराखंड की जनता ने उनका क्या बिगाड़ दिया। जब हम ये कहते हैं कि बिजली पर उनको अधिकार देंगे तो उनको दिक्कत होती है। जब हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड की खासकर पहाड़ी जिलों की प्रत्येक माँ के हाथ में, प्रत्येक बहन के हाथ में जो उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम 1000 रुपए की एक भाई के रूप में उनको देना चाहते हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस को दिक्कत होती है। सर, ये 1000 रुपए देकर आत्मनिर्भर बनाना हुआ या सरकार पर निर्भर बनाना हुआ? 1000 रुपए दे करके आत्मनिर्भर बनाना हुआ। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा मैं आपको बताता हूँ अंकित। मेरी बहन है, वो मैं कभी कभी अपने क्षेत्र में जब रहता हूँ तो मैं देखता हूँ, मुझे लड़कियां मिलती है, मैं उनसे पूछता हूँ कॉलेज क्यों नहीं गई, तो बताती हैं कि कॉलेज इसलिए नहीं गई कि उनके पास कॉलेज जाने के लिए किराए नहीं है। तो निश्चित तौर पर यदि उसके पास जेब खर्ची होगी तो कॉलेज जाएगी। हमारी कोई माँ है, उसको अपने छोटे से खर्चे के लिए अगर कोई पैसा उसको थोड़ा बहुत चाहिए और अगर हमारी सरकार दे दे तो क्या कोई गुनाह कर रही है? मेरी माँ जब सुबह उठती है और चूल्हा जलाने के लिए माचिस निकालती है तो मेरी माँ उस माचिस पर भी टैक्स देती है। मेरी माँ उसके बाद जब ब्रश करती है तो उस ब्रश पर भी मेरी माँ टैक्स देती है उसको खरीदने में। मेरी माँ स्वेटर पहन ले, धोती पहन ले, घाघरा पहन ले, कुछ भी पहन ले, मेरी माँ टैक्स दे करके उन चीजों। तो वो जो अगर कुछ पैसा सरकार को जो टैक्स दे रही हैं, अगर 1000 रुपए कोई सरकार में बैठा हुआ कोई वापस लौटा दे तो कोई उन पर एहसान कर रहा है, कोई अपने घर से दे रहा है। वो मेरी माँ का दिया हुआ टैक्स है, मेरी बहन का दिया हुआ टैक्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी इस बात को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो जनता और ये भावनाएं उनके मन में नहीं है। उनको तो भ्रष्टाचार करना है और आप देख रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आज हरक सिंह रावत जी दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर गए। परसों इंटरव्यू में वो राहुल गांधी को पप्पू बता रहे थे, आज वो उसी पार्टी में शामिल हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में कल भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आई, आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है उसको भाजपा ने टिकट दे दिया और भाजपा की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है उसका टिकट काट दिया। परसों मतलब टिकट से 1 घंटे पहले कांग्रेस के एक नेता को ज्वाइन कराया और उसको टिकट दे दिया। कांग्रेस वहां से यशपाल आर्य और उनको बेटे को लेकर के आ गई और अभी थोड़ी देर में हो सकता है सूची आ जाए कांग्रेस की और हो सकता है वो उनको भी टिकट दे दे। तो आप इनको जनता की पार्टी समझ रहे हैं। ये एक ए टीम और बी टीम है और ये क्या करते हैं, कभी जब अंकित आपको मालूम होगा जब हम गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे तो हम करते क्या थे, कुछ खिलाड़ी हमारी ए टीम हो जाती थी गांव की और कुछ उसी फिर बी टीम में हो जाते थे। कभी हार जाते थे तो वही खिलाड़ी कुछ बदल कर बी टीम में आ जाते थे। तो ये ठीक उसी तरीके की ए टीम और बी टीम है और ये भ्रष्टाचार करने के लिए खेल रहे हैं। और अब हम केजरीवाल जी और कर्नल अजय कोठियाल जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जनता की तरफ से खेल रहे हैं। दल बदल पे आपने ये लंबा वक्तव्य दिया, तो सर
दल बदल की बात की जाए तो कर्नल कोठियाल भी पहले बीजेपी से टिकट चाह रहे थे लोकसभा चुनाव में, उसके बाद वहां उनके दाल नहीं गली तो उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में आ गए। कर्नल कोठियाल ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं ना। कर्नल कोठियाल, क्या कर्नल कोठियाल जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे? क्या कर्नल कोठियाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की कोई सदस्यता ली? नहीं तो वो तो। और यदि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी कर्नल कोठियाल साहब जैसे आदमी को अपने साथ रख ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि उनको भ्रष्टाचारी लोग चाहिए, उनको हरक सिंह और ठरक सिंह टाइप के लोग चाहिए, उनको इस तरीके के लोग चाहिए जैसे मैं सबके नाम जितने भी उनकी कैबिनेट में थे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनको इस तरीके के लोग चाहिए थे। तो कर्नल कोठियाल जी को कहाँ पचा पाएंगे? तो अगर माँ भारती के बेटे कर्नल अजय कोठियाल जैसे साफ छवि के व्यक्ति को नहीं रख सकते तो आप समझ जाइए कि उनका चरित्र किस तरीके का है और कैसे लोगों को साथ रखना चाहते हैं। दूसरी एक चीज़ थी सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लोग अधिकतर कहते हैं कि भाई जो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो एक हाई कमान कल्चर खत्म हो जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस के जैसे जो है हमें दिल्ली को नहीं ताकना पड़ेगा, ये बात बोलते हैं। लेकिन एक जो ये बीजेपी कांग्रेस के आपके विरोधी लोग ये बोलते हैं कि भाई और ऐसा हुआ भी, उदाहरण हमारे सामने है कि भाई जब बीजेपी आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार बनी, एक के बाद एक जो है एक केजरीवाल का रवैया भी जो जैसे वन मैन आर्मी वाला है, ऐसा उनका कहना है कि भाई एक के बाद एक कुमार विश्वास, आशुतोष, शाजी आलमी, एक से एक बढ़ के योग्य लोग जो है उनका साथ छोड़ते चले गए। क्या वजह? तो ऐसे हम कैसे यकीन कर लें कि यहाँ पे वो तानाशाही नहीं चलेगी? ऐसा यकीन आप इस रूप में कर लीजिए कि एक गरीब आदमी का बेटा आपके सामने खड़ा है और उसको उसके काम को देखते हुए, उसके काम को नोटिस करते हुए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और कर्नल कोठियाल साहब ने मुझे जनहित की योजनाओं को, अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, हमारी बहन बेटियों को, हमारी माँ को सम्मान निधि देने के लिए मुझे धनोल्टी भेजा है। तो जब मेरे जैसे कार्यकर्ता का काम नोटिस कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी वहाँ कार्यकर्ता की पूछ है, वहाँ धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नोटिस किया जाता है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में पिछले 1-1.5 साल में काम करने के दौरान मैंने ये पाया कि वहाँ नेता कोई भी हो वो एडजस्ट नहीं हो सकता। वहाँ आम आदमी चाहिए, वहाँ आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी के लिए काम करने की जिसमें क्षमता हो, जिसको घर घर जा कर के काम करने की जिसको आदत हो, जो इन कामों को धरातल पर जा कर के कर सकता हो, वो आम आदमी पार्टी से कभी बाहर नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति जिसको ऑफिस में बैठ करके या घर में बैठ करके नेतागिरी करनी हो, वो कभी आम आदमी पार्टी में रह नहीं सकता। ये मेरा अपना अनुभव है। कुमार विश्वास ने तो आम आदमी पार्टी के लिए सड़कों पे खूब गीत गाए। हाँ, तो आप इसे ये कैसे कह सकते हैं कि ऑफिस में बैठ खूब गीत गाए हैं और उनका एक अपना योगदान रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर के। लेकिन राजनीति में उनकी कुछ महत्वाकांक्षा रही होंगी। निश्चित तौर पर जब वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो आदमी दूसरी पार्टी में चला जाता है। आपने कोई बात रही होगी, आम आदमी पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया, नहीं दिया क्या? वो राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ने वहां गए, लेकिन वो वहां से जमानत जब्त करा करके लौटे, तो वो अलग बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनको भी दिया है, उनको लोकसभा का टिकट दिया। और कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टी में जाकर के देखें, विधायक का टिकट लेकर के देख ले। जी, आपने कहा कि आप जैसे आम कार्यकर्ता को जो है धनोल्टी का टिकट दिया, तो चलिए अब धनोल्टी के बारे में बातचीत करते हैं। सर, आपके क्या मुद्दे, पहले तो वहाँ की समस्याएं बताइए कि क्या है और आप किस तरीके से उन्हें दूर करेंगे, इसके लिए आप अपना विजन बताइए। धनोल्टी के कई दर्जन गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। मैं कल सेरा गांव था धनोल्टी विधानसभा के सकलाना पट्टी में, और मैंने आज फेसबुक में पोस्ट किया है, लोगों को पोस्ट देखना चाहिए। वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ गांवों को जोड़ने के लिए पुल नहीं है। वहाँ पर लोग जो ट्रॉली होती है जिसमें कुछ सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उस ट्रॉली में जाकर लोग बैठ करके अपने गांव तक पहुँचते हैं। राजधानी से 15 किलोमीटर की दूरी पर, ये बगल में रायपुर के पास, माल देवता के पास, अगर आप इतनी नज़दीक भी इन गांवों को सड़क से नहीं जोड़ पाए, अगर इन गांवों को आप पुलों से नहीं जोड़ पाए, तो ये 21 साल का विकास है। तो धनोल्टी का जहाँ तक सवाल है, धनोल्टी में धनोल्टी की समस्याओं को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। धनोल्टी में कई गांवों में अभी भी सड़कें नहीं बनी हैं, कई गांवों को जोड़ने वाले आज भी पुल नहीं बने हैं, और वहाँ का जो नौजवान है
वो अपने रोजगार के लिए दिल्ली और देहरादून में हैं और रोजगार के लिए वहाँ सरकारों ने स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने अब तक कोई काम नहीं किया है। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को, जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों के अलावा जो लोक कल्याण के मुद्दे हैं जिनको लेकर के, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, बिजली पर अधिकार का मुद्दा हो, माँ बहनों को सम्मान निधि दिलाने का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक जो सबसे बड़ी जो चुनौती है आपके सामने वो है स्वरोजगार की। बीजेपी जो है दावा कर रही है कि भाई हमने जो है चाहे मशरूम की खेती का जो है वो क्या है, फिल्मों को लेके हमने फिल्म निर्माण के लिए यहाँ पे लोकेशन देने के लिए वो क्या त्रिवेंद्र जी के काल में, तो उनके दावे को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं कह रहा हूँ त्रिवेंद्र जी अगर इस तरीके के दावे कर रहे होते तो आज पार्टी उनसे ये नहीं लिखवा रही होती कि तुम्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, तुम घर बैठो। उनकी पार्टी उनका उपयोग ही नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानते हैं कि 4.5 साल में वो मिस्टर बंटाधार बनकर के निकले हैं उत्तराखंड के लिए। और पिछले 4.5 सालों में जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया और फिर धामी को फिर 2 और लोगों को उन्होंने बनाया और वो मुख्यमंत्री बदलते रहे, तो कहाँ से वो अपने मुख्यमंत्रियों को रोजगार देते रहे, एक के बजाय वो 3-3 बनाते गए। तो अगर इस दावे की हकीकत आपको जांचनी है तो आप भारतीय जनता पार्टी के उन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को घंटाघर पर भेज दीजिए और वो घंटाघर से बोल दें नौजवान के सामने कि हमने तुमको रोजगार देने का काम किया, टमाटर पड़ेंगे अंकित भाई। तो कहीं कोई रोजगार, हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिला, हमारा नौजवान सड़क पर है और वो अपने रोजगार के लिए भटक रहा है। और निश्चित तौर पर ये भाजपा की विदाई का वर्ष है 2022। हर घर को सरकारी नौकरी कैसे संभव है? हर घर को सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के 60,000 घरों को सरकारी नौकरी संभव है। जो सरकार पिछले 21 सालों में अपने जो सरकारी विभाग हैं उनमें पदों को नहीं भर पा रही है, आप उनसे कुछ उम्मीद करते हैं? तो निश्चित तौर पर बीजेपी का कहना है कि भाई आप जो है युवाओं को कह रही है, वो संबोधित कर रही है कि भाई आप रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने की बजाय। हाँ, तो किया क्यों नहीं? किसकी सरकार थी? पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने रोजगार देने वाले कितने पैदा किए? पकोड़े तलवाएंगे। जैसे सर हम देखते हैं ना, आप बैंकों में चले जाइए, एक किसी खास बैंक का नाम नहीं लूँगा, बैंकों में चले जाइए, सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, वहाँ पे मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कस्टमर को या जो भी संबंधित व्यक्ति है। तो सरकारी जो एक प्रवृत्ति है, सरकारी नौकरी वाला एक वो आता है, एरोगेंस आती है, तो फिर उसमें क्यों ना स्वरोजगार को या प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया जाए या उसको बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। हम वही तो कह रहे हैं, इन सरकारों को करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। तो नहीं, आप तो सरकारी हम तो वो कर रहे हैं ना कि हाँ सरकारी नहीं, देखिए आप, हमने क्या कहा और उसको बीजेपी क्या फैला रही होगी, जो बीजेपी फैला रही हो शायद आपने सुना है। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि सबसे पहले शुरू के जो, यदि उत्तराखंड की जनता ने हमको अवसर दिया तो सबसे पहले 8 महीनों में जो सरकारी पद हैं वो भरे जाएंगे और उसके अलावा 15,000 रुपए और 15,000 रुपए की प्रत्येक घर से, प्रत्येक परिवार से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी आमदनी 15,000 रुपए पर मंथ हो सके। हम ये कह रहे हैं स्वरोजगार को लेकर के। अभी तक की जो सरकारें हैं इन्होंने स्वरोजगार की सिर्फ बात की है। आप बताइए, स्वरोजगार को लेकर के आप कल जाइएगा, आप रिपोर्टिंग कीजिएगा और पता कीजिएगा कि इन्होंने कितने लोगों को स्वरोजगार दिया है, कितने लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं, जो अपनी निजी क्षमताओं के बलबूते, जिन्होंने स्वयं अपने आप को खड़ा किया है, चाहे होम स्टे को लेकर के हो, चाहे मैं बहुत सारे ऐसे उद्यमियों को जानता हूं जिन्होंने अपने बलबूते स्वयं को खड़ा किया, नौजवानों ने। ये वहां जाकर सरकार का टैग लगा देते हैं कि देखिए हमने, ये हमारा मॉडल है, हमने इनको किया। तो ये हमारे नौजवान की जो निजी क्षमताएं हैं उन पर फुदक रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं कि कर्नल कोठियाल अगले सीएम होंगे? 100% उम्मीद है। कर्नल कोठियाल, आप बताइए, इस प्रदेश में मैं 3 मॉडल मानता हूँ। एक मॉडल है हरीश रावत जी का मॉडल, वो मॉडल जिसको पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत ने कैमरे पर ये कहते हुए देखा, ये कहते हुए सुना कि आप आ जाइए, आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, मैं आंखें मूंद लूंगा। देखा। एक दूसरा मॉडल है यहाँ धामी मॉडल, जो कहते हैं कि भाई कोई चोरी करता रहे, मैंने आज तक किसी को नहीं रोका। कहा
तो यहाँ पर दो मॉडल हैं जिनके नाम मतलब हरीश रावत जी हो, त्रिवेंद्र रावत जी हो, इनके नाम शराब की बोतलों के नाम पर है, नहीं है। शराब के ब्रांडों पर हिल टॉप और डेनिस पर इनके नाम रखे हुए हैं। तो आप इनसे कर्नल अजय कोठियाल साहब की तुलना करना तो मुझे लगता है कि सर अभी जैसे कि सर्वे जो दिखा रहे हैं, सर्वों के अनुसार तो ये लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, और इस बीच में आम आदमी पार्टी ऐसी भूमिका में हो कि सत्ता की चाबी उसके पास हो, तो किसके साथ जाएगी, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सत्ता बनाने के लिए यहाँ उत्तराखंड में नहीं आई। नहीं, अगर सीटें आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ आएगी। आम आदमी पार्टी जिसको आना होगा वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। जिसको उत्तराखंड के मुद्दों पर आए वो आदरणीय कर्नल कोट, जिनको लगता होगा कि हमको ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए, वो कर्नल कोठियाल जी के साथ आए। वो केजरीवाल जी के मॉडल, जो गवर्नेंस मॉडल उनका है, उसके साथ आए। वो हम लोगों की जो समृद्ध उत्तराखंड और समृद्ध उत्तराखंड बनाने का जो सपना है, उस सपने के साथ आए। हम किसी के साथ जाने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी इतनी कम सीटें आएंगी कि इनको समर्थन देने के लिए हमारे पीछे लाइन लगानी पड़ेगी। लेकिन सर्वे तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे। सर्वे दिल्ली में भी ऐसा नहीं कहते थे। आम आदमी पार्टी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन नतीजे क्या आए आपको मालूम है। तो मतलब आपका जोश बिल्कुल हाई है। निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। और मैं तो अपनी विधानसभा की बात करूं, हमने हर मोर्चे पर अपने पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ इनको बेनकाब करने का काम किया है। चाहे वहाँ के स्थानीय विधायक जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमने जब उन पर दल बदल का जो सवाल था, हमने उस सवाल को उठाया, अंत तक लड़ा और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो हम उसी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर हम नए हो सकते हैं, लेकिन उनको जनता देख चुकी है। जितने भी लोग हैं उनको जनता अवसर दे चुकी है, वो विधायक रह चुके हैं। इस बार जनता उनको राजनीति के और कूड़ेदान में फेंकेगी, ये तय है। चलिए, आपका जोश है, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। एक आखिरी मैं क्वेश्चन ये जानना चाहूंगा, अक्सर हम पत्रकार लोग जो है राजनीति की समीक्षा करते हैं, नेताओं की समीक्षा करते हैं, लेकिन एक नेता की नज़र में आज की पत्रकारिता की समीक्षा आप कैसे करेंगे? क्या निष्पक्ष पाते हैं आप पत्रकारिता को, मौजूदा दौर की, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट जो भी है? देखिए अंकित भाई, ये बहुत मुश्किल सवाल है। और इसलिए भी कि हो सकता है कि मेरी बात मीडिया के कई साथियों को कड़वी लग जाए, और इसलिए इस पर कोई बहुत ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे राजनीति में लोग हों, चाहे मीडिया में लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में लोग हों, उनके प्राथमिकता पर जन सरोकार होने चाहिए, उनकी प्राथमिकता पर जन होना चाहिए। निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से चाहे राजनीति हो चाहे पत्रकारिता हो, जन थोड़ा हटा है। और उसको लेकर के न जनप्रतिनिधि उस तरीके की योजनाएं बना पा रहे हैं, न मीडिया उस तरीके के जनहित को लेकर के, जन सरोकारों को लेकर के पत्रकारिता कर पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अंधेरा छंटेगा और आने वाले वक्त में राजनेता भी और पत्रकार भी जनहित से जुड़े मुद्दों को और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक कमल खिलने की आप बात कर रहे हैं, अगर कमल खिलेगा तो निश्चित तौर पर देश और प्रदेश के यही हाल होंगे। वो तो 60 पार कह रहे हैं। एक जुमला था। नहीं, मैं उसी पर कह रहा हूँ कि जो वो तो कह रहे हैं 60 पार है ना, उनके वो कहते हैं कि कमल खिलेगा। आप भी उनकी बात को कह रहे थे। वो कहते हैं 60 पार हैं। तो दरअसल वो 60 पार जब कहते हैं तो कहते हैं कि हम हर चीज को 60 पार ले जाएंगे। वो कहते हैं कि हम दाल को 200 पार ले जाएंगे, हम तेल को 250 पार ले जाएंगे। हम अब जो छोटी छोटी चीजें भी है, अभी वो माचिस को भी वो कह रहे हैं कि अभी तो 1 रुपए की आ रही है, अभी हम इसको 60 पार ले जाएंगे, अभी हम नमक को 60 पार ले जाएंगे। तो अगर उत्तराखंड की जनता ये चाहेगी कि सारी चीजें 60 पार जानी चाहिए, तो फिर खिला दीजिए उनको, क्या है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अमेंद बिष्ट, जिनके साथ काफी दिलचस्प बातचीत हुई। आप के साथ इसी तरह के इंटरव्यू लेके हम हाजिर रहेंगे। आप देखते रहिए समय साक्ष्य। धन्यवाद। उत्तराखंड का जल, जंगल, जमीन, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। उनको जनता से नफरत है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। 1000 रुपये देकर आत्मनिर्भर बनाना हुआ या सरकार पर निर्भर बनाना हुआ। कर्नल कोठियाल भी पहले बीजेपी से टिकट चाह रहे थे लोकसभा चुनाव में, उसके बाद वहाँ उनकी दाल नहीं गली, तो उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में आ गए। आम आदमी पार्टी
ऐसी भूमिका में हो कि सत्ता की चाबी उसके पास हो, तो किसके साथ जाएगी, बीजेपी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के उन तीनों ही मुख्यमंत्रियों को घंटाघर पर भेज दीजिए और वो घंटाघर से बोल दे नौजवान के सामने कि हमने तुमको रोजगार देने का काम किया, टमाटर पड़ेंगे अंकित भाई।